धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार दिल्ली के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस काम में जहां भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी ताकतें जुटी हुई हैं, वहीं पर भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भी हमेशा की तरह आगे आगे चल रहे हैं। आपने देखा होगा तमाम न्यूज चैनल्स पर इसको लेकर डिबेट हुआ है। आप समझ गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूं रिंकू शर्मा हत्याकांड की, जो ताज़ा मामला दिल्ली में घटा है, जिसके बाद भूचाल मचा रखा है कि मंगोलपुरी जो इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका है, वहां पर एक हिंदू का कत्ल कर दिया गया जय श्री राम बोलने पर, राम मंदिर के लिए चंदा मांगने पर। लेकिन सच्चाई असल में है क्या, वो कुछ चीज़ें आज आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। खबर के पहले हिस्से में बताएंगे आपको कि इससे पहले कैसे कैसे दिल्ली का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की जा चुकी है, दिल्ली में दंगा बवाल कराने की कोशिश की जा चुकी है। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में आपको लेके चलेंगे कि कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा आपके सामने रखेंगे पुलिस इस मामले को लेके क्या कह रही है और ये लोग क्या कह रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने सिस्टमेटिकली ढंग से रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पर कि इससे पहले कब कब दिल्ली का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले ताज़ा तस्वीर आपके सामने अक्टूबर 2020 की, आदर्श नगर दिल्ली का एक इलाका है, वहां पे राहुल नाम के एक ट्यूटर की हत्या कर दी गई। इसके बाद एक मुस्लिम लड़की रोते हुए सामने आई। उसने बताया कि उसके भाई और उसके दोस्त ने मिलकर राहुल की हत्या कर दी है क्योंकि वो राहुल से प्यार करती थी। बाकायदा तमाम न्यूज़ चैनल पर उसका वीडियो रोते हुए चला और कुछ लोगों ने तो उसको अपने शो में लाइव लिया और वहां पे भी उसने तमाम सच्चाई को बताया। लेकिन बावजूद इसके फिर भी वो लोग गिरफ्तार हो गए थे, हंगामा बर्पा किया गया, हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया। अब दूसरी तस्वीर उससे पहले की मई 2019 में आपको लेकर चलते हैं। यह तस्वीर आई थी बसई दारापुर से, जो पश्चिमी दिल्ली का इलाका पड़ता है। वहां पे ध्रुव राज त्यागी नाम के एक लड़के का मर्डर हो गया। बताया गया छेड़छाड़ का विरोध करने पर यह मर्डर किया गया है। इसमें भी जो मुस्लिम थे वो पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। उसके बाद भी पंचायतें हुई, महापंचायतें हुई, यहाँ वहाँ फलाना ठिकाना दुनिया भर की कोशिश की गई और सांप्रदायिक रंग इस पूरे मामले को दिया गया। काफी लंबे समय तक ये मामला चलता रहा। तो दो मामले हो गए, अब तीसरा देख लीजिए। फरवरी 2018 में आपको लेकर चलता हूं खयाला में अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई। ये हत्या भी एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करने पर उसके परिवार के लोगों ने की थी। वो तमाम लोग गिरफ्तार हो गए। उसके बावजूद इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने में कोई कमी नहीं रखी गई होगी। हालांकि अंकित सक्सेना के पिता सामने आए, उन्होंने साफ कहा कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, मेरे बेटे की मौत के मामले को इस तरीके से ना देखा जाए। यहाँ बड़ा सवाल ये कि सब जगह आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर भी बवाल मचाया जाता है और ये आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है कि गिरफ्तारी के बाद भी हंगामा बर्पा किया जाए। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, हम भारतीय समाज में रहते हैं और भारतीय संस्कृति जो है अजीब सी है। यहाँ किसी भी धर्म के लोग हो, बेटी दूसरी जाति में शादी कर लेती है ना तो भी कत्ल कर देते हैं, बेटी को भी मार देते हैं, सामने वाले को भी मार देते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनर किलिंग तमाम चीज़ें वहाँ से निकल गई। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो ख्याला की घटना है और जो घटना आपके सामने मैंने रखी आदर्श नगर की, ये दोनों घटनाएं आपको उस परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। लेकिन विवाद किसी और बात पे होता है, अगर मरने वाला जो है वो हिंदू है और मरने वाले जो हैं अगर मुसलमान हैं, हालांकि सारे मुस्लिम नहीं है भाई, 2-4 जो हैं जो पकड़े गए उनके खिलाफ कानून काम करे। तमाम मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की क्या ज़रूरत है, तमाम हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आजकल चरित्र बन गया। तो ये हुआ खबर का पहला हिस्सा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले भी कई बार सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की जा चुकी है। तो रिंकू शर्मा पे की जा रही है, तो कौन सा नया काम है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ, आपके सामने रखते हैं कि कैसे कैसे पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। बयानबाजी करके रिंकू शर्मा हत्याकांड को दिया जा रहा है सांप्रदायिक रंग। कैसे कैसे चीजें हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। एक नेता है, वो कह रहे हैं साहब जय श्री राम का नारा लगाने के विरोध पर रिंकू शर्मा की हत्या की गई है। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी वो बताए जाते हैं, नाम है सुरेंद्र कुमार जैन, किस तरीके से मीडिया को बता रहे हैं कि भारत में अब जय श्री राम का नारा लगाना अपराध बन गया है। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के अंदर जय श्री राम कहना अपराध बन जाएगा, जय श्री राम कहने से उसकी हत्या कर दी जाएगी और केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला 20-25 लोग इकट्ठे होकर आएंगे, पहले घर को उड़ाने की कोशिश करेंगे।
उन्होंने कोशिश की थी सिलेंडर को बम बनाकर जलाने की पूरे घर को। उसके अंदर सफलता नहीं मिली तो उस रिंकू को पकड़कर बाहर ले गए। पहले बुरी तरह से पीटा, फिर चाकुओं से गोंदा गया। सुन लिया आपने। अब इनके बोल वचन आपने सुने। ये कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाने पर, लेकिन अब इससे भी एक कदम आगे जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान रखते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो किस तरीके से रिंकू शर्मा के बारे में बता रहे हैं। देखिए, रिंकू शर्मा भाजपा का कार्यकर्ता था और वो राम मंदिर के लिए चंदा जुटा रहा था और उसी के चलते उसकी हत्या की गई है। इन्हीं की बात से ये चीज निकल के आती है। ये सुन लीजिए। देखिए, रिंकू शर्मा जो एक बहुत ही सामाजिक रूप से सक्रिय, श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि के कार्यक्रम में भी सक्रिय थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी जघन्य और नृशंस हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। सुन लिया आपने। यहां दो चीजों पे गौर कीजिए। वीएचपी का नेता कह रहा है कि साहब जय श्री राम का नारा लगाने पे मर्डर किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब ये तो राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने में लगा हुआ था। दोनों चीज़ें अलग हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आदेश गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका कहना यह है कि हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए दे, जैसा कि पहले हमेशा और दूसरे मामलों में भी किया गया भाजपा के जरिए। वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने परिवार के साथ सांत्वना और संवेदना प्रकट की है, उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और साथ ही साथ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं कि दिल्ली सरकार परिवारजनों को तुरंत आर्थिक सहायता मदद कराए। 1 करोड़ रुपए की मदद उनको मिलनी चाहिए। यहाँ बड़ा सवाल ये कि अच्छी बात है, इस परिवार जो दुख में डूबा है इसकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए और इसके साथ ही सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि इनकी आर्थिक मदद करे। लेकिन यहाँ आदर्श गुप्ता जी से ये भी पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं हुई है, मुरादनगर वहाँ का छोटा सा कस्बा है, लेंटर गिर गया, 27 लोग दब के मर गए, दर्जन भर से लोग गंभीर रूप से घायल हैं शमशान घाट के अंदर। 1 रुपया लेके गए थे क्या उनके लिए? क्योंकि वहाँ ठेकेदार का नाम मुस्लिम नहीं था। काश वो बनाने वाला ठेकेदार कोई मुस्लिम होता तो ज़रूर ये वहाँ जाके भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत फैलाते। सोचिएगा इनका चरित्र क्या बन के रह गया है। यकीन नहीं आ रहा क्या चरित्र बन के रह गया? तो ये तस्वीर आपके सामने रख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ स्थानीय विधायक हैं आम आदमी पार्टी की राखी बिरला, पिछली बार भी विधायक चुनी गई थी, इस बार भी विधायक हैं। बहुत ही सीधी सज्जन सी एक महिला हैं, वो जो यहाँ पहुँच गई तो उनके सामने किस तरीके की नारेबाजी की जा रही है। गो बैक राखी बिरला, गो बैक। आम आदमी पार्टी के विधायक राखी बिरला भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो लोगों ने राखी के खिलाफ नारेबाजी की। राखी बिरला वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, राखी बिरला वापस आओ, वापस आओ। भाई अगर वो आई हैं, आपके यहाँ की स्थानीय विधायक हैं, आपके दुख में शामिल होना चाहती हैं, तो उनकी हुटिंग करने का मकसद क्या है? लेकिन आप समझ गए होंगे कि हुटिंग कौन से लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं कि आरोपियों के घरों में की गई तोड़फोड़, इसके अलावा बीबीसी के पत्रकार पर किया गया हमला। जी हां, 2 चीजों पर ध्यान देने की यहां ज्यादा जरूरत है। पहली चीज पर ध्यान देने की इसलिए ज्यादा जरूरत है क्योंकि चारों जो आरोपी हैं उनको तो मौके से पकड़ लिया, 5वां जो आरोपी था उसे बाद में पकड़ लिया। तो फिर क्या हंगामा कर पड़ रही थी जी? फिर क्या दिक्कत थी? लेकिन फिर भी हंगामा बरपा है और आरोपियों के घर पे, जो इनमें से एक मेहताब है उसके घर पे और ताजुद्दीन के घर पे और कई लोगों के घर पे जो है हमला किया गया, वहाँ पथराव किया गया। परिवार के लोग घर छोड़ के वहाँ से भागे। महिलाओं के साथ बताया जा रहा है वहाँ पे बदसलूकी की गई है। चारों आरोपियों के नाम जान लीजिए। चिंगू उर्फ जाहिद पहले ही दिन गिरफ्तार, मेहताब पहले ही दिन गिरफ्तार, दानिश पहले ही दिन गिरफ्तार, चौथा इस्लाम पहले ही दिन गिरफ्तार। और ये घटना 10 फरवरी की है। मैं आपके सामने खबर आज ज़रूर रख रहा हूँ। आपको पता है कल दुकान जुमे के दिन से वजह से बंद थी, इसलिए चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाई थी और मीडिया ने भी कल ही दिखाया है 10 तारीख की घटना पे, वो भी 12 तारीख को ही डिबेट शो कर रहा था। 5वां आरोपी जो है ताजुद्दीन, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके बाद बड़ा सवाल यही कि आखिर पुलिस जो है किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। जब उसने तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो ये लोग कैसे हमला कर रहे हैं तो क्या इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है? और अगर FIR दर्ज की गई है तो क्या कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया? और अगर गिरफ्तार या FIR कुछ भी नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है? क्यों इन लोगों को खुला ऐसे छोड़ रखा है? ये जा रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अब दूसरी खबर देखिए, BBC के पत्रकार यहाँ रिपोर्ट करने पहुँच गए। उन्होंने यहाँ पर पता करना शुरू किया तो उनको किसी ने बताया कि साहब जो वो चाकू था ना, वो चाकू तो असल में ये रिंकू ही लेके आया था
उसी का चाकू था, वो उसी का चाकू उसके ज़रिए उसके लग गया या किसी और ने छीन के उसके मार दिया, ये तमाम जांच का विषय हो सकता है। लेकिन वो पूछते पूछते अलग अलग जगह घूम रहे थे, अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने जो है ये बताया कि साहब मैं तो यहाँ 45 साल से रहता हूँ, मेरा नाम मत छापना, ये बड़े ही मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला है, लेकिन हम इतने समय से रह रहे हैं, यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हो। आप सुनिए, देखिए अजान की आवाज़ आ रही है, यहाँ कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये हिंदू मुस्लिम का असल में झगड़ा नहीं है, ये तो अब 2 दिन बाद इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। इस तरीके की बातें बता रहे थे। इसी दौरान वो मेहताब के घर के बाहर पहुंच के लोगों से और पूछताछ कर रहे थे। बस आगे कुछ भगवाधारी उनका कहना है, और उनके साथ जो है धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, फ़ोन करके और लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। ऐसे में बीबीसी पत्रकार को लगा कि वो वहाँ से निकल जाएं गली के बाहर से और वो रोड पे चले जाएं। तो रोड पे जब वो चले गए तो उनका कहना है वहाँ पे 2 सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए उनको दिखाई दिए। उनको देखकर उनकी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने सड़क पार कर ली। सड़क पार करने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा गया। ये लोग वहाँ पहुँच गए और उनको घसीटकर सामने वाली गली में ले जाने लगे या उनका आई कार्ड भी छीन लिया। इसी दौरान वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल का पत्रकार था, उसने किसी प्रकार इनकी मदद की। तो घरों पे भी हमला, पत्रकार पे भी हमला। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। यहाँ बात कर लेते हैं कि असल विवाद है क्या और पुलिस क्या बता रही है। ताज़ा खबर ये आ रही है, इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। जैसा कि हमेशा होता है, तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, फिर भी हल्ला मच रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मौके को क्यों छोड़े और एक कहो कि स्थानीय पुलिस ठीक से जांच नहीं करिए, क्राइम ब्रांच को दे दो इस मामले को, ताकि मामला उछले। क्योंकि कल तमाम भोंपू मीडिया में जो है इस पर प्राइम टाइम शो हुए ही हैं। तो यहाँ जो डीसीपी हैं चिन्मय बिस्वास, उनका बयान हमारे पास है जो बता रहे हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा एक एक शब्द को, फिर आगे बात करेंगे। 10 फरवरी की देर शाम को मंगलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत इस एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके इससे संबंधित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। आपने चिन्मय बिस्वास को सुना, वो बताते हैं 10 फरवरी की रात एक जगह पे बर्थडे पार्टी चल रही है। बर्थडे पार्टी में सचिन के और जाहिद के बीच में कुछ कहा सुनी होती है। उसी दौरान जो है रिंकू जो है वहाँ पे जो भी अपनी बात रखता होगा, जैसे भी कहता होगा, उसी के दौरान उसकी इंटेंशन जो है सारी की सारी रिंकू की तरफ डाइवर्ट होगी। जिसके बाद जो है रिंकू की गली में ही रहने वाला जो मामा है इसका जाहिद का, वो और तमाम लोग इकट्ठे होकर रिंकू के घर पहुँच गए। विवाद वहाँ पे हो गया और उसके बाद जो है ये कत्ल हो गया। और ये पूरा जो विवाद है रोहिणी में एक रेस्टोरेंट को लेके है, जहां बताया जा रहा है कि सचिन और आकाश ने मिलकर एक अलग रेस्टोरेंट का रखा था और जाहिद का एक अलग रेस्टोरेंट चला था। तो लॉकडाउन के दौरान आकाश और सचिन का जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो गया। अब इससे लग रहा था कि इनकी जो है व्यापारी दुश्मनी चल रही है कि भाई तेरी वजह से हमारा बंद होगी। ये कुछ इंटेंशन था इस रिंकू शर्मा का। सीधे सीधे इन लोगों से किसी तरीके का व्यापारिक रंजिश नहीं थी। ये तो वहाँ बीच बचाव में आया था, ये आपने समझ लिया होगा उनकी इस बात से। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। यहाँ बात कर लेते हैं उस 35 सेकंड के वीडियो को लेकर जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई दिखाई जा रही हैं। पहले मैं चाहूँगा कि आप एक नज़र में पूरे 35 सेकंड के अंदर, कोई स्लो मोशन में नहीं, वो वीडियो देख लीजिए, फिर उस वीडियो के अलग अलग तस्वीरों के बारे में बात करते हैं। देख लिया आपने पहला सीन। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा। मैं अपने एडिटर से भी कहूंगा स्लो मोशन में इसको चलाएं, थोड़ा स्क्रीनशॉट करके आपके सामने लगा के दिखाएं। पहला सीन जो है, घर के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है रिंकू और उसको रोका जा रहा है।
आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरा सीन यहीं से जो है दूसरा सीन देखना शुरू करिए। भाई हाथ में डंडा लेकर घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर भाई आ चुका है, रिंकू अभी अंदर ही है। अब तीसरा सीन देखिएगा। तीसरे सीन में मां से गैस सिलेंडर छीनकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है रिंकू शर्मा, लेकिन मां उसको कामयाब नहीं होने दे रही है, उसे सिलेंडर वापस ले लेती है। अब चौथा सीन देखिए। चौथे सीन में रिंकू जो है जहां पे पहले था घर के अंदर, उससे भी और अंदर चला जाता है, जबकि उसके पिता जो हैं हाथ में डंडा लेकर बाहर चले जाते हैं। पांचवा सीन अब आपके सामने, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको भी। पिता थोड़े आगे चले जाते हैं और उसका जो भाई बाहर गया हुआ है वो अंदर आ जाता है और घर के दरवाजे पे एक तरीके से डंडा हाथ में लेके खड़ा है वो। अब छठे सीन का जिक्र कर लेते हैं। रिंकू हाथ में चाकू लेकर घर से बाहर निकल रहा है। इस सीन को थोड़ा गौर से देखिएगा, मैं चाहूंगा इस सीन पे ज़्यादा फोकस आप लोग करें। तो रिंकू हाथ में चाकू लेकर घर से बाहर निकल रहा है। वो लोग उसे उसकी माँ रोकने की उसको कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपनी माँ से नहीं रुक रहा है। भाई भी जो है उसे कह रहा है हट जा रिंकू। आप ये सुन लीजिए। अब सुन लिया आपने, वो कह रहा है हट जा रिंकू। और इसके बाद ये तस्वीर नंबर 7 यानी कि सीन नंबर 7, कैमरा हिलने लगता है। क्या वहाँ बवाल होने लगा है, क्या हुआ, चाकू लग चुका है या नहीं लग चुका है, हल्ला मच रहा है। सामने की तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है। ये तमाम 7 तस्वीरों के जरिए हमने इस 35 सेकंड के वीडियो को आपके सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन इसी वीडियो के आधार पे बहुत कुछ और भी दावे किए जा रहे हैं। बाकी आप सोचिएगा, हमारा काम है तमाम चीज़ों को समेट के आपके सामने रखने का। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।